हेलो स्टूडेंट, सूर्यावर्ड स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सस्य विज्ञान के कार्य, सस्य विज्ञान के महत्व के क्षेत्र तथा मृदा उर्वरता तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया था। मृदा उर्वरता को कौन से कारक, प्राकृतिक कारक कौन कौन से थे वो भी हमने देख लिया था। फिर कृत्रिम कारक कौन कौन से थे वो भी हमने देख लिया था। आज हम मृदा उत्पादकता तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मृदा उत्पादकता। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मृदा उर्वरता के बारे में आपको क्या बताया था कि भूमि की वह क्षमता जो पौधों को उसके आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। लेकिन मृदा उत्पादकता क्या होती है? तो देखो, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। जैसे उर्वरता में देखा था हमने, उर्वरता क्या थी? पोषक तत्व कैसे दे रही है, कितने दे रही है मृदा किसी भी पौधे को, वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? मृदा उत्पादकता। तो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसके प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता, यानी कोई जो भूमि है उसके प्रति हेक्टेयर में हमें उपज कितनी मिल रही है, और वो उपज किसको निरूपित करेगी? मृदा उत्पादकता को। किसको निरूपित करेगी? मृदा उत्पादकता को। इसको साधारणतः रुपयों, यानी अगर हम कोई अनाज ले रहे हैं तो अनाज का जो मूल्य होगा उसके रूप में, किसी सॉइल की अगर किसी मृदा की हमें उत्पादकता बतानी हो तो उसको हम कैसे बता सकते हैं? या तो रुपयों के रूप में, यानी कितने हमें रुपए मिल रहे हैं, या फिर प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में, यानी कोई भूमि है उसमें अगर हमें 25 क्विंटल गेहूं मिल रहे हैं तो ये 25 क्विंटल क्या होगी उसकी? मृदा उत्पादकता। 25 क्विंटल को हम क्या बोलेंगे? मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता नहीं बोल सकते। फिर देखो, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि मृदा उत्पादकता है वो हमेशा मृदा उर्वर होगी, यानी जो मृदा उत्पादक है वो हमेशा उर्वर होगी, लेकिन जो मृदा उर्वर है वो हमेशा उत्पादक हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जैसे मान लो कोई सॉइल है, वो उर्वर तो है, यानी उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा तो है, लेकिन जो दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर है या जो प्रतिकूल दशाएं हैं उन दशाओं के कारण वहां पे फसल का जो उपज है हमें नहीं मिल रही है, तो वो मृदा उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं है। लेकिन जो मृदा उत्पादक होगी तो उसके अंदर पोषक तत्व होंगे, तभी तो हमें उपज के रूप में उत्पादकता मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता है वो एक विस्तृत शब्द है जिसमें मृदा उर्वरता को भी शामिल किया जाता है, और इसके साथ साथ अन्य कारक जैसे मौसम की प्रतिकूल दशाएं, भूमि की संरचना, यातायात के साधन, उत्पाद की मांग, इन सब कारणों को हम शामिल करते हैं। अब देखिए मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले है मृदा उर्वरता। तो मेन जो कारण है वो क्या होगा? मृदा। जैसे मैंने अभी मृदा उत्पादकता के कारक बताए, जैसे मौसम की प्रतिकूल दशा है, मृदा की उर्वरता है, यातायात के साधन है, उत्पाद की जो मांग है, वो सारे के सारे कारण है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण की अगर हम बात करें तो वो क्या है? मृदा। यानी जो मृदा उर्वर होगी वो उत्पादक हो सकती है। तो मृदा उर्वरता से कैसे प्रभावित करेगी? अगर जिस मृदा की उर्वरता ज्यादा होगी तो उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी। जिस मृदा की उर्वरता ज्यादा है तो उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी, यानी जिस मिट्टी के अंदर आवश्यक पोषक तत्व है यानी पोषक तत्व है वो अधिक है तो उसकी उर्वरता ज्यादा होगी, और उर्वरता ज्यादा होगी तो उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी। सेकंड, अगर हम बात करें मृदा की भौतिक दशा, तो मृदा की भौतिक दशा, जैसे मृदा की संरचना क्या है? अगर मृदा की भौतिक दशा उपयुक्त है तो उसकी उत्पादकता भी
ज्यादा होगी। अगर मृदा की संरचना है वो अच्छी है तो उत्पादकता ज्यादा होगी। उसके कणों का आकार जो है वो अच्छा है। कणों का आकार मतलब जिसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स हैं वो समान अनुपात में है तो उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी। फिर जल धारण क्षमता, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किसी मृदा की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उसकी उत्पादकता है वो ज्यादा होगी। और लास्ट में है वायु संचार। ये सारे के सारे कौन से गुण हैं? मृदा की भौतिक दशा। अगर ये सारी की सारी सही है, यानी ये मृदा संरचना सही है, कण का आकार भी सही है, जल धारण क्षमता भी अच्छी है और वायु संचरण भी अच्छा है, तो उस मृदा की उत्पादकता भी अधिक होगी। क्या होगी? उत्पादकता भी अधिक होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, मृदा की स्थिति यानी लोकेशन, जो हमारी भूमि है उसकी लोकेशन कहां पे है और ये कैसे प्रभावित करेगी उत्पादकता को। जैसे मान लो आपकी भूमि है वो शहर के बिल्कुल पास में है, तो वहां पे अगर आप कोई भी फसल ले रहे हो तो वो आप आसानी से उस शहर के अंदर या उस मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। तो यातायात का जो खर्चा है वो हमारा कम होगा और उसके साथ साथ उत्पाद की मांग है जिसके कारण भी हमारी उत्पादकता थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैंने पहले ही बताया था जो उत्पादकता वो किसके रूप में निरूपित कर सकते हैं? रुपयों के रूप में। अगर हमारे उत्पाद है वो वहां मार्केट में जल्दी से बिक रहे हैं और अच्छी आसानी से रुपए मिल रहे हैं तो हमारी उत्पादकता ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और फैक्टर, जैसे स्थिति कैसे प्रभावित करती है। जैसे बड़े शहर है और उसके पास अगर हमारी सोइल है तो वहां की सोइल धीरे धीरे डिग्रेडेड होने लगती है और उसकी उत्पादकता भी कम होने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्पाद की मांग, यानी किसी भी उत्पाद की मांग अधिक है तो उत्पादकता भी अधिक होगी, क्योंकि अगर उसकी मांग अधिक है तो प्रति इकाई मूल्य भी अधिक होगा। प्रति इकाई यानी प्रति इकाई मूल्य अधिक होगा तो हमारी उत्पादकता है वो भी अधिक होगी। नेक्स्ट यातायात के साधन। जितने यातायात का खर्चा होगा हमारी उत्पादकता उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि वो खर्चा किसमें कम होगा? तो हमारी उत्पादकता में। तो यातायात के साधन अगर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो जहां पे यातायात के साधन अधिक हैं तो उस सोइल की मृदा उर्वरता भी अधिक होगी। और लास्ट में अन्य कारक में फर्स्ट आ गया मौसम की प्रतिकूल दशा। अगर मौसम फसल के प्रतिकूल है तो हमारी उत्पादकता ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, भले ही हमारी मृदा जो उर्वर है, लेकिन मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हमारी फसल जो है उसकी जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट कीट व बीमारियों का आक्रमण। मृदा उर्वरता भी अच्छी है, मौसम भी अनुकूल दशा में है, लेकिन फिर भी कीट या कुछ बीमारियों का आक्रमण हो गया। जैसे अभी फिलहाल में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? टिड्डे का आक्रमण। किसका चल रहा है? टिड्डे का, यानी पूरा टिड्डा फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकार से अगर किसी कीट का या कुछ बीमारियों का आक्रमण हो जाता है तो भी हमारी उत्पादकता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जानवरों द्वारा नुकसान। जैसे कीट नुकसान पहुंचाते हैं वैसे ही जो जानवर हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ पे कौन सा है? नीलगाय और जो आवारा घूमने वाले जो पशु हैं जैसे गाय वगैरह, वो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और वो नुकसान हमारी उत्पादकता को कम कर देता है। नेक्स्ट समय पर कृषि क्रियाएं न करना, ये भी हमारी उत्पादकता को कम कर देता है। जैसे अगर हम बान वगैरह नहीं करवाते टाइम पे, या जो क्रियाएं असमय है, जैसे अभी जो कौन सा मौसम आने वाला है? खरीफ का मौसम, और इसकी बुआई कब की जाती है? अगर पानी जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहां पे तो हम लेट तक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बारिश आधारित है तो फर्स्ट बारिश के तुरंत बाद हमें बुआई कर देनी चाहिए। अगर उस टाइम पे हमने बुआई नहीं की है तो हमारी जो उत्पादकता है वो कम हो जाएगी। तो ये सारे कारक किसके हैं? मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम देखेंगे मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले मृदा उर्वरता में देखें तो मृदा उर्वरता क्या है? मृदा उर्वरता का संबंध पौधों को
पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपलब्ध कराने की क्षमता है। मैंने पहले ही बता दिया था डेफिनेशन में कि मृदा उर्वरता क्या है, मृदा की वह क्षमता जिसमें वो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपलब्ध कराने की क्षमता है। लेकिन मृदा उत्पादकता क्या है, मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। यानी कोई भूमि है वो प्रति हेक्टेयर कितनी उपज हमें दे रही है, वो क्या कहलाएगी, मृदा उत्पादकता। सेकेंड अगर डिफरेंस अगर हम देखें तो मृदा उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कोई मृदा उर्वर है तो वो उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी। क्यों नहीं हो सकती, जैसे मान लो कोई सॉइल उर्वर है लेकिन ये जो कारक हमने पढ़े हैं इनमें से कोई एक भी कारक प्रभावी हो गया तो वो उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं हो सकती। लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। यानी कोई भूमि है जिसमें हमें अच्छी उपज मिल रही है, तो अच्छी उपज कब मिलेगी, जब वहां की सोइल है वो उर्वर होगी, तभी हमें अच्छी उपज मिलेगी। तीसरा जो अंतर है वो है मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पोषक तत्वों की मात्रा मृदा उर्वरता को निर्धारित करती है। यानी मृदा उर्वरता को निर्धारित कौन कौन करता है, एक तो मृदा की भौतिक दशा को कैसी है, दूसरी उसकी रासायनिक यानी केमिकल कंपोजिशन क्या है, और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। ये तीन चीजें क्या किसको निर्धारित करती हैं, उर्वरता को। क्या क्या, भौतिक दशा क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, और पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। ये सारी चीजें मृदा उर्वरता को निर्धारित करती हैं। लेकिन मृदा उत्पादकता को निर्धारित कौन कौन करता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आ गया मृदा उर्वरता, यानी फर्स्ट कारक कौन निर्धारित करने वाला क्या है, मृदा उर्वरता। उसके बाद परिवहन का व्यय, यानी जितना खर्चा हमारा होगा वो खर्चा कम करके उसके बाद ही तो हम उत्पादक बोलेंगे उसको। थर्ड, उत्पाद की मांग, जिस उत्पाद की मांग अधिक होगी उस उत्पाद से हमें उत्पादकता भी अधिक मिलेगी। फिर लास्ट पॉइंट, पैदा करने में व्यय, जो खर्चा हमारा हो रहा है उस खर्चा निकालने के बाद जो बचता है वही हमारी क्या कहलाती है, उत्पादकता। तो ये सारी की सारी किसको निर्धारित करते हैं, उत्पादकता को। मृदा उर्वरता निर्धारित करती है, परिवहन में कितना खर्चा हो रहा है वो निर्धारित करता है, उत्पाद की क्या मांग चल रही है वो भी मृदा उत्पादकता को निर्धारित करता है, और पैदा करने में जो व्यय हो रही है यानी फसल पैदा करने में जो व्यय हो रहा है वो भी उत्पादकता को निर्धारित करता है। लास्ट जो अंतर है वो है मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। यानी जो मृदा उर्वरता है उसकी जांच हम प्रयोगशाला में करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, मृदा उर्वरता क्या है कि भूमि के अंदर पोषक तत्व की मात्रा क्या है, तो हम किसी भी भूमि का सैंपल लेंगे और उस सैंपल में हम जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी जांच करेंगे, और जिस पोषक तत्व की कमी होगी वो हम जो फार्मर जिस फील्ड की भूमि है उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी भूमि के अंदर या आपकी मृदा के अंदर इस पोषक तत्व की कमी है और यह पोषक तत्व डालने पर आपकी मृदा जो उर्वर हो जाएगी। तो मृदा उर्वरता की जांच हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। लेकिन मृदा उत्पादकता की जांच उपज से कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि हाँ इतनी उपज हो रही है तो ये मृदा इतनी उत्पादक है, लेकिन इसकी जांच हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, क्योंकि मृदा उर्वरता के साथ साथ अन्य कारक भी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर थे जो हमने देखे। और अब हम देखें मृदा क्षरण व संरक्षण। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें मृदा क्षरण क्या है, तो भौतिक रूप से मिट्टी के कणों को अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। क्या है, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, मृदा क्षरण। यानी मृदा का अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण। या फिर मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। यानी पहले तो मिट्टी वो एक दूसरे से अलग होती है और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण। अब अगर हम देखें मृदा संरक्षण, तो मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों यानी मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। यानी ऊपर हमने जो देखा मृदा क्षरण, उससे रोकने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, मृदा
संरक्षण है। सिंपल सी अगर डेफिनेशन अगर हम बात करें तो मृदा संरक्षण क्या है, मृदा को क्षरण होने से बचाने की जो क्रिया वही क्या कहलाती है, मृदा संरक्षण। अब मृदा क्षरण के प्रकार, प्रकृति में दो प्रकार के क्षरण पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा है त्वरित क्षरण। अगर हम बात करें प्राकृतिक क्षरण की, तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यानी प्रकृति द्वारा वनस्पति से यानी पौधों से ढकी हुई है और उसके बाद भी हवा और जल द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है, प्राकृतिक क्षरण। और यह बहुत धीरे या धीमी गति से होने वाला क्षरण है। कौन सा क्षरण है, धीमी गति से, जो इसकी गति है वो धीमी होती है। और मृदा निर्माण और मृदा क्षरण की जो क्रिया है, यानी मृदा निर्माण बराबर है मृदा क्षरण के। प्राकृतिक क्षरण की बात कर रहे हैं हम, जो मृदा निर्माण है वो मृदा क्षरण के बराबर है। तो इस प्राकृतिक क्षरण के कारण मृदा को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। यानी जितनी मिट्टी नई बन रही है, क्षरण भी उतनी मिट्टी का हो रहा है, इससे ज्यादा नुकसान कुछ होता नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करें त्वरित क्षरण, तो जब भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। अब यहाँ पे पहले बोला वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन कैसे होती है भूमि, एक तो लगातार हम जो जंगल है या फॉरेस्ट है उसको काट रहे हैं, उसके साथ लगातार चारागाह के रूप में काम में ले रहे हैं। यानी जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, गाय भैंस है, उनको चराने के लिए हम फॉरेस्ट के अंदर ले जाते हैं और वहां की जो वनस्पति है वो वहां पे खा जाते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं उसके कारण वहां पे जो प्लांट लगे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी भूमि के अंदर या ऐसी मिट्टी में पानी तथा हवा द्वारा अलग होने की गति मृदा निर्माण से कहीं ज्यादा है। जहाँ पे वनस्पति नहीं रहेगी वहां पे मिट्टी है वो अलग होने की, वो भले ही पानी से हो रही है या फिर हवा से हो रही है, उसकी जो गति है वो मृदा निर्माण से कहीं अधिक है। और इस प्रकार के क्षरण को क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण। और त्वरित क्षरण मृदा निर्माण से कहीं ज्यादा होता है। ये किसकी बात थी, प्राकृतिक क्षरण की। किसकी बात थी, प्राकृतिक क्षरण की। अब अगर हम बात करें त्वरित क्षरण की, तो इसमें मृदा निर्माण है वो बहुत कम है। किससे, मृदा क्षरण से। किसकी बात कर रहे हैं हम, त्वरित क्षरण की। अगर हम बात करें त्वरित क्षरण की, तो मृदा निर्माण बहुत कम है मृदा क्षरण से। तो इस प्रकार का क्षरण है वो ज्यादा नुकसानदेह है और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसके कारण उसकी उर्वर शक्ति है वो लगातार कम होती रहती है और धीरे धीरे वो भूमि है वो बंजर के रूप में बदल जाती है। तो आज हमने ये थोड़ा सा पढ़ा। सबसे फर्स्ट हमने देखा मृदा उत्पादकता क्या है, इसको कि मृदा उत्पादकता क्या है, कैसे हम। फिर सेकंड हमने देखा मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में हमने देखा। फिर मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर क्या है, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने मृदा क्षरण और संरक्षण की डेफिनेशन, मृदा क्षरण वो कितने प्रकार का है उसके बारे में देखा। और फिर प्राकृतिक और क्षरण की परिभाषा देखी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे त्वरित क्षरण। और त्वरित क्षरण में भी कौन कौन से क्षरण आते हैं, जल द्वारा क्षरण, जल द्वारा क्षरण है वो कितने प्रकार का होता है। फिर वायु द्वारा क्षरण है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे हम मृदा संरक्षित करेंगे, यानी इस क्षरण को हम कैसे रोकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे सूर्यावर्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लास हमारी हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।